हेलो दोस्तों, आज आप राजीव प्रकाशन कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.2 के पहले भाग में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 18 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। पिछली प्रश्नावली में हमने पढ़ा था कि समांतर श्रेणी क्या होता है, उसमें प्रथम पद क्या होता है, सारमंतर क्या होता है और इसी प्रकार एनवा पद क्या होता है। यहां पर जिन प्रश्नों को हम हल करेंगे वहां एनवा पद फॉर्मूला हमने पढ़ा था। एनवा पद जो होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे ज्यादातर। जो पहला प्रश्न है उसमें दिया है उस श्रेणी का सातवां पद ज्ञात कीजिए जिसका एनवा पद 2n-1 है। जैसा कि हम पढ़ते आए हैं अभी तक कि एनवा पद जो होता है वो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि एनवा पद जो है वो 2n-1 है, इसी रूप में दिया है। तो सातवां पद भी क्या हो जाएगा, सातवां पद इज इक्वल टू 2 × 7-1। तो इसी प्रकार से इसे हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। दिया है श्रेणी का एनवा पद बराबर 2n-1 है, इसीलिए सातवां पद बराबर 2 × 7-1 हो जाएगा, बराबर 7 दूनी 14 ऋण 1 बराबर 13। तो सातवां पद कितना है, 13 है। तो हम लिख सकते हैं अतः श्रेणी का सातवां पद 13 है। अब चलिए अगला प्रश्न हल कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है उस श्रेणी का सौवां पद ज्ञात कीजिए जिसका एनवां पद 3n+1 है। उसी तरह का प्रश्न है तो उसी प्रकार से हल भी इसे करेंगे। दिया है श्रेणी का एनवां पद बराबर 3n-1, इसीलिए श्रेणी का सौवां पद, अब n की जगह हमें क्या रख देना है, 100। तो 3 × 100-1, इसे सरल करेंगे तो 3 का गुणा अगर 100 में किया तो 300-1, ये हमें मिल जाएगा 301। तो श्रेणी का सौवां पद जो है वो 301 हमने प्राप्त कर लिया है। तो लिख सकते हैं अतः श्रेणी का सौवां पद 301 है। दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद एन है। एक सारणी दी है और इसमें कुछ रिक्त पद दिए हैं। तो इसे हम ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी की सहायता से हम जो रिक्त पद हैं उन्हें ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हल करते हुए ज्ञात करेंगे हम, है ना। चूंकि समांतर श्रेणी का एनवा पद ए एन बराबर ए धन n-1 इंटू डी। अब यहां पर हमें ए एन ज्ञात करना है तो ए एन को ऐसे ही लिख लेते हैं। प्रथम पद जो है वो 7 दिया है, धन n जो है वो 8 दिया है, ऋण 1, और d जो है वो 3 दिया हुआ है। इसे सरल करेंगे तो 7 धन, यहाँ भी हमें 7 मिलेगा, 7 × 3, 7 धन 7 × 21 होता है, और इसे अगर जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा 28। तो ए एन जो है वो कितना है, 28, अर्थात रिक्त स्थान पर हम लिख सकते हैं 28। अब दूसरा प्रश्न यहाँ हल कर लेते हैं हम। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको ऐसे ही लिखना है, समांतर श्रेणी का एनवा पद बराबर, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन यहाँ पर दिया हुआ है 0 बराबर, ए जो है प्रथम पद है वो ऋण 18 दिया है, धन n जो है वो 10 है,
ऋण 1 और डी हमें ज्ञात करना है, तो डी को ऐसे ही रहने देते हैं। इसे और सरल करें तो ऋण 18 यहाँ पर मिलेगा, धन 10 ऋण 1 करेंगे तो 9 मिलेगा, 9 का गुणा डी में हो जाएगा तो 9 डी। अब ऋण 18 को अगर इधर लाएं तो धन हो जाएगा, तो 9 डी यहीं पे रह गया और इसे इधर लाया तो शून्य में अगर धन 18 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 18 ही मिलेगा। अब डी बराबर कितना हो गया, 18/9। ये 9 जो है वो गुणे में था यहाँ और इधर जाके बटे में हो गया, इससे ये कट जाएगा 2 बार में, तो डी बराबर हमें कितना मिला, 2। अब चलिए तीसरा प्रश्न हल कर लेते हैं इसी का। तीसरा फॉर्मूला सेम रहेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर ए एन जो है वो ऋण 5 है, बराबर प्रथम पद हमें ज्ञात करना है तो वैसे ही लिख लेते हैं, और एन जो है वो 18 है ऋण 1 और डी जो है वो ऋण 3 है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, अब जो पदों की संख्या है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। देखिए धनात्मक ही है ना सारे, जो पदों की संख्या होगी हम कभी ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि ऋण 12 है पदों की संख्या, ऐसा तो बोलते नहीं। या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है, अब इसे सरल करते हैं तो ऋण 5 बराबर ए धन 18 ऋण 1 करेंगे तो 17 गुणित ऋण 3, तो ऋण 5 बराबर ए प्लस माइनस धन और ऋण का गुणा ऋण होता है, 17 तियां 51। अब 51 को उठा के इधर भेज देते हैं तो ए बराबर मिलेगा, ये इधर आके धन में हो जाएगा 51, या पहले हम ऋण 5 है तो ऋण 5 को ही लिखेंगे। ठीक है, तो ऋण 5 है और इसे उठा के इधर कर रहे हैं तो धन 51, चाहे जैसे लिखे आंसर वही आएगा, लेकिन जो रूल है उसी हिसाब से लिखेंगे। तो 51 जो है धनात्मक जो है बड़े अंक के साथ है, तो जब घटाएंगे तो जो उत्तर मिलेगा हमें वो भी क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। तो यहाँ मिल गया 46। अब चौथा प्रश्न यहाँ हल कर लेते हैं। इसमें भी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ए एन जो है वो 3.6 दिया है, बराबर प्रथम पद जो है वो ऋण 18.9 दिया है, और एन जो है वो हमें ज्ञात करना है, यहाँ धन लगा लेते हैं, तो n -1 और d जो है वो 2.5 दिया है। अब इसे सरल करते हैं हम, तो 3.6 बराबर ऋण 18.9, 2.5 का गुणा एक बार n के साथ होगा, यहाँ भी धन है, यहाँ भी धन है, यहाँ भी धन है ना, तो धनात्मक होगा यहाँ पर, तो 2.5 n हो जाएगा, यहाँ ऋण है और यहाँ धन है, तो धन और ऋण का गुणा ऋण होगा, तो 2.5 का अगर गुणा 1 के साथ किया तो 2.5 ही मिला। 3.6 बराबर यहाँ भी ऋण है और यहाँ भी ऋण है, तो अगर बराबर चिन्ह होते हैं तो हम हमेशा जोड़ते हैं उन्हें, और जो चिन्ह होता है वो भी उतरता है, तो ऋण में ही आएगा, और जब जोड़ेंगे तो ये हमें मिलेगा 21.4 और धन में है 2.5 n। इसे उठाकर इधर लाते हैं तो 2.5 n बराबर, ये इधर आके प्लस में होगा, पहले तो 3.6 है धन 21.4। अब जोड़ लेते हैं इन्हें तो ये आएगा हमारा 25.0। अब n के साथ ये गुणे में है, इधर जाके बटे में हो जाएगा, तो n बराबर 25/2.5। अगर इसे भाग करना है हमें तो ऊपर भी 10 से गुणा करते हैं और नीचे भी 10 से गुणा करते हैं। अब 10 से क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव हटाने के लिए नीचे वाली संख्या को भी 10 से गुणा किया और ऊपर वाली संख्या को भी 10 से गुणा किया, तो ऊपर हो जाएगा 250 और नीचे कितना आएगा 25, और इससे अगर इसे भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो पदों की संख्या कितनी ज्ञात हुई, 10, तो यहाँ रिक्त स्थान पे हम 10 भर देंगे। अब चलिए पांचवा जो इसका है वो अगले पेज पे हल कर लेते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप यहाँ पर ए एन हमें ज्ञात करना है तो वैसे ही लिख लेंगे, और ए जो है वो 3.5 है धन एन जो है वो 105 है ऋण 1
और डी जो है वो 0 है। तो ए एन बराबर 3.5। अब देखिए यहाँ अगर 105 में से ऋण 1 करता हूँ तो 104 मिलेगा, और 104 का गुणा अगर 0 के साथ हुआ तो पूरा 0 ही हो जाएगा। तो ए एन बराबर हमें कितना मिल गया, 3.5। तो रिक्त स्थान पे यही हम भर देंगे। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसका। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित सही उत्तर चुनिए और औचित्य दीजिए। औचित्य देना है अर्थात इसका कारण भी बताना है हमें हल करते हुए। ठीक है, तो हल करते हुए हम ज्ञात करेंगे कि इसका जो ऑप्शन दिया है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसे हल करते हैं फर्स्ट। अब यहाँ देखिए एक समांतर श्रेणी दी है, 10 7 4 का 30वां पद हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम पद दिया है और सार्वंतर हम ज्ञात कर सकते हैं, और ये क्या दिया है, nवां पद दिया है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ प्रथम पद ए बराबर 10, सारवंतर डी बराबर A2 माइनस A1 करते हैं तो 7 ऋण 10 बराबर कितना मिलेगा, ऋण 3। चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद ए एन बराबर ए धन n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, 30वां पद, इसीलिए 30वां पद, तो n की जगह क्या आ जाएगा, जहां जहां n है वहां 30 आ जाएगा। तो A30 इज इक्वल टू, प्रथम पद क्या दिया है 10, धन n की जगह हमें 30 रखना है, ऋण 1, और d जो है हमने ज्ञात किया है कितना है, ऋण 3। इसे सरल अगर करें तो 10 धन ये 29 आ जाएगा। और यहाँ चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, 10 धन और ऋण का गुणा ऋण होगा, और 29 का अगर 3 में गुणा किया हमने तो यह आ जाएगा 87। अब 87 जो है वो ऋणात्मक है, अर्थात ऋण जो है वो बड़े अंक के साथ है, तो इसलिए जो उत्तर मिलेगा वो ऋण में मिलेगा हमें। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला। तो अतः लिख सकते हैं, अतः ऑप्शन सी सही है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा है एपी ऋण 3 ऋण 1/2 2 का 11वां पद है। अब सेम हमें हल करते हुए बताना है इसे, तो हल कर लेते हैं। यहां प्रथम पद ए बराबर ऋण 3 है, सारवंतर डी बराबर A2 माइनस A1 करते हैं तो ऋण 1/2, फिर ऋण, चूंकि जो प्रथम पद है अर्थात A1 जो है वो ऋणात्मक है तो कोष्टक में लिखेंगे। अब इसे सरल करें तो ऋण 1/2 ऋण ऋण का गुणा धन 3। अब इसे और सरल करें तो 2 का गुणा 3 में हो जाएगा, तो ऋण 1 ऊपर है, 2 तिहाई 6 धन 6 पूरे पे बटा 2 हो जाएगा। इसे सरल करें तो जो धनात्मक मान है वो बड़ा है, तो इसलिए जो उत्तर मिलेगा हमें वो धन में ही मिलेगा, बटा 2। तो टी बराबर इतना ज्ञात हो गया। अब चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसलिए 11वां पद A11 बराबर, प्रथम पद जो है वो ऋण 3 है, धन n की जगह हमें 11 रखना है, ऋण 1 गुणित d की जगह 5/2। इसे सरल करें हम तो ऋण 3, यहाँ पर हमें 10 मिल जाएगा, धन 10 गुणित में 5/2 है, इससे ये कट जाएगा
यहाँ ऋण 3 है, धन 5वां 25, और 25 में से अगर 3 को घटाया, जो धन है वो बड़े अंक के साथ है इसलिए धनात्मक ही मान मिलेगा हमें। यहाँ कितना आ जाएगा 22। अब इसमें ऑप्शन कौन सा है, बी वाला है, अतः ऑप्शन बी सही है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है इसका 2 रिक्त स्थान, उसके बाद 26। अब इसे ज्ञात किस प्रकार से करना है पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। तो मैंने पिछली प्रश्नावली में आपको बताया था कि जो प्रथम पद होता है किसी भी समांतर श्रेणी का, उसे हम A1 या फिर A से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार दूसरे पद को हम A2 से डिनोट करते हैं और तीसरे पद को A3 से। अब यहीं से अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो कुछ अलग तरीके से भी लिख सकता हूं। अब हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो an बराबर a धन n-1 इंटू डी होता है। अब यहां पर अगर मैं a1 लूं, ठीक है, a1 अर्थात n की जगह 1 रख रहा हूं तो a प्लस n की जगह 1 -1 और फिर d। इसे सरल करो अगर तो a यहां पर शून्य हो जाएगा और शून्य का गुणा अगर d के साथ हो रहा है तो प्रथम पद क्या निकल के आया, a। तो ये तो ऐसे ही लिखते हैं, ये स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता चुका हूँ और आप जरूर से पिछला जो प्रश्नावली है वो देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो वीडियो का एंड होता है उसमें एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा पूरा, ठीक है, राइट साइड पे। तो वहां से भी आप क्लिक करके जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं क्लास 10th के लिए वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर A2 को मैं लिखना चाहूँ तो A2 इज इक्वल टू A प्लस 2 -1 इंटू डी, इस रूप में लिखूंगा और फिर a 2 -1 करूंगा तो 1 मिलेगा और 1 का अगर d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या मिलेगा प्लस डी, अर्थात यहाँ पर a प्लस डी और इसी प्रकार a प्लस 2d भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको शुरू में बताया हुआ है जो पिछली प्रश्नावली थी वहां पर, ठीक है, यहाँ आपको समझा दे रहा हूँ। तो इसी प्रकार से आगे भी कंटिन्यू होगा ये a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ठीक है। तो इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो इसी की सहायता से हम इसे हल करेंगे। दो तरीका है, दोनों तरीका आपको बताऊंगा और जो पहला तरीका है उस तरीके से हल कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा तरीका भी आपको बता दूंगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। पहले मान लेते हैं, माना 2 कॉमा रिक्त स्थान कॉमा 26 क्रमशः a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d के रूप में समांतर श्रेणी में है। श्रेणी में है। अब देखिए जो a है वो दिया हुआ है ना, तो लिख सकते हैं यहां a बराबर 2 और a प्लस 2d दिया हुआ है 26 तथा a प्लस 2d बराबर 26। इसे बना लीजिए समीकरण नंबर 1 और इसे बना लीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से अगर a का मान मैं समीकरण 2 में रखूं तो यहां से d का मान हमें मिल जाएगा। तो यही करेंगे, समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 धन 2d बराबर 26। तो 2d बराबर 26, जो धन 2 है वो इधर लाएंगे तो ऋण 2 हो जाएगा। अब देखिए मैं बार बार हिंदी में बोलने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा अजीब लगता होगा क्योंकि अक्सर कमेंट में आता है कि अगर हिंदी में पढ़ाते हैं तो पूरा हिंदी में बोलिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, हर बार कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में ही बोल पाऊँ। वैसे अगर नंबर्स आएंगे तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि इसी की आदत पड़ गई है मुझे, ठीक है। तो हिंदी में थोड़ा बोलने में दिक्कत होती है। तो 2d इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें जो मिलेगा वो 24 मिलेगा और d से अगर d को यहीं रहने दे
तो डी के साथ ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड अगर करेंगे 2 1 सा 2 और 2 2 सा 4, तो डी इज इक्वल टू कितना मिला 12। अब दूसरा जो पद है वो क्या है, a प्लस डी है। अतः रिक्त पद, रिक्त स्थान पे जो पद आएगा वो क्या होगा, a प्लस डी आना चाहिए। अब a भी हमें ज्ञात है, कितना है 2 है, और d जो है वो कितना है 12 है। अगर इनका योग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो रिक्त पद क्या हमें पता चला 14। अब ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरे तरीके से भी आपको बता देता हूं मैं कि इसे किस प्रकार से हल किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए प्रथम पद दिया है 2, a बराबर 2 दिया है, और सार्वंतर हमें ज्ञात नहीं है। चलिए ठीक है, ये हमें ज्ञात नहीं है। और पदों की संख्या देखिए कितनी दी है, 1 2 3 दिया है, अर्थात जो n है वो कितना दिया है 3, और अंतिम पद भी दिया है, अंतिम पद 26 है इसमें। तो ए एन इज इक्वल टू कितना दिया है 26। अब इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम डी को ज्ञात कर सकते हैं, और डी जैसे ही पता चलता है फिर हम ए प्लस डी करते हुए इस पद को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हल करके देख लेते हैं। तो 26 दिया हुआ है अंतिम पद, प्रथम पद है 2 धन एन दिया है 3, तो 3 ऋण 1, और फिर डी हमें ज्ञात करना है। तो 26 बराबर 2 धन, यहाँ 2 मिलेगा हमें, 2d हो जाएगा। 2 को अगर इधर लाएंगे तो ये 24 हो जाएगा, 24 बराबर 2d है ना, ये इधर आके ऋण हो जाएगा। 26 में से अगर 2 को घटाएंगे तो 24 से मिलेगा, और इससे अगर ये काटेंगे कितना मिलेगा 12। तो d बराबर 12 पता चल गया, और दूसरा पद जो है वो a प्लस डी है, तो 14 ही मिलेगा। तो चाहे इस तरीके से आप हल कर लीजिए, चाहे इस तरीके से। अब देखिए हर बार ये तरीका काम नहीं आएगा, सेकंड वाला मेथड आपको बता रहा हूँ, ये तरीका हर बार काम नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा ये आगे के प्रश्नों में हम समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान कॉमा 13, फिर रिक्त स्थान कॉमा 3। तो इसे भी चलिए हल करते हैं, सेम वैसे ही हल होगा। माना रिक्त स्थान कॉमा 13, फिर रिक्त स्थान कॉमा 3 क्रमशः। अब यहाँ टोटल कितने पद हैं, 4 पद हैं, अर्थात a प्लस 3d तक जाएंगे हम। क्रमशः a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d और a प्लस 3d के रूप में समांतर श्रेणी में है। यहाँ अब देखिए ये है a, ये है a प्लस डी, ये है a प्लस 2d, और ये जो है वो कितना है a प्लस 3d है। तो दिया हुआ क्या क्या है, a प्लस डी दिया है, तो a प्लस डी बराबर 13 दिया है, तथा a प्लस 3d बराबर कितना दिया है 3। इसे बना लीजिए समीकरण नंबर 1 और इसे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 में अगर देखें तो a जो है वो समान दिख रहा है, तो अगर समीकरण 1 में 2 को मैं घटा दूं तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यही करेंगे समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 करने पर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। तो a धन d बराबर 13 और a धन 3d बराबर 3। अब घटा रहे हैं तो चिन्हों को बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस होगा, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए माइनस 3d में से अगर प्लस 1d निकालेंगे तो कितना बचेगा माइनस 2d, क्योंकि माइनस जो है वो बड़े अंक के साथ है। और यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 13 ऋण 3 करेंगे तो 10 मिल जाएगा। अब d बराबर कितना मिलेगा 10 बटा ऋण 2, इससे ये कैंसिल होगा 5 बार, तो d बराबर कितना मिला ऋण 5। अब यहाँ से d बराबर हमें ऋण 5 मिल गया, और d का मान चाहे हम समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यही करते हैं हम, d का मान मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं, समीकरण 1 में रखने पर
ए धन और ये ऋण में मिला है तो कोष्टक में रखेंगे बराबर 13। तो ए धन और ऋण का गुणा ऋण 5 बराबर 13। तो ए बराबर ऋण 5 इधर आएगा तो धन 5 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना मिला 18। अब देखिए ए और डी हमें ज्ञात हो गया है तो हम जो रिक्त पद हैं उन्हें लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख रहा हूं अतः रिक्त पद जो कि पहला है a बराबर 18 और हमें तीसरा ज्ञात करना है तथा a धन 2d बराबर यहाँ नीचे लिख रहा हूं 18 धन 2 गुणित ऋण 5 करेंगे बराबर 18 ऋण और धन का गुणा ऋण और 5 दूनी 10। तो कितना मिल गया 8। तो जो रिक्त पद हैं वो कौन कौन से हैं 18 और 8। ठीक है, तो ये प्रश्न हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें ये भी आपको बता देता हूं, इसमें ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लग सकता है कि नहीं? नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ जो प्रथम पद है वो मिसिंग है और फिर अगर प्रथम पद मिसिंग है या लगातार 2 पद दिए होते तो भी हम डी ज्ञात कर सकते थे। तो लगातार 2 पद दिए नहीं है तो डी भी मिसिंग है और ए भी मिसिंग है, अर्थात यहाँ पर 2 राशियां अज्ञात हैं। तो अगर 2 राशियां अज्ञात हैं तो इसमें अगर रखते हुए हम इसे सरल करेंगे तो इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। चाहे तो रख के चेक कर लीजिए। यहाँ जो n है वो कितने हैं, अर्थात पदों की संख्या 1 2 3 4 है और अंतिम पद दिया है तो 3 बराबर a नहीं पता हमें और n की जगह क्या रखेंगे 4, 4 ऋण 1 और ये आ जाएगा t। तो 3 बराबर a धन, यहाँ 3 मिलेगा, a धन 3d बराबर कितना मिल रहा है 3 और ये इससे मैच कर रहा है ना, तो इससे हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच नहीं सकते। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करके हम ज्ञात नहीं कर सकते सिंगल फॉर्मूले को। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब इन जो जो बचते हैं प्रश्न उनमें आपको बताना है कि ए एन वाला फॉर्मूला काम करेगा कि नहीं। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इन्हें हल करा देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ भी हम मान लेंगे, यहाँ कितने पद हैं 4, तो ये है a प्लस डी, a प्लस 2d है और इसी प्रकार a प्लस 3d है। तो माना 5 कॉमा रिक्त पद कॉमा फिर रिक्त पद कॉमा 9 सही 1/2 क्रमशः a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d तथा a प्लस 3d के रूप में समांतर श्रेणी में है। यहां प्रथम पद दिया है a बराबर 5 और जो चतुर्थ पद है वो दिया हुआ है तथा a प्लस 3d बराबर 9 सही 1/2। अब इसे बना लीजिए समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ आ जाएगा 5 धन 3d बराबर, इसे सरल कर लें 9 दूनी 18 1 19/2। अब 2 को अगर यहाँ से हटाना है तो 2 का गुणा बराबर के इस साइड दोनों के साथ कर दीजिए। तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, या तो फिर 5 को इधर लाइए फिर सेम आंसर आएगा, चाहे जैसे हल करिए। तो मैं 2 को यहाँ से हटा रहा हूँ, 2 का गुणा 5 के साथ होगा तो 10 धन 2 का गुणा अगर 3 के साथ हुआ तो 6d बराबर यहाँ 19 बचेगा। धन 10 को अगर इधर लाएंगे तो ऋण 10 हो जाएगा, तो 6d बराबर 19 ऋण 10, तो 6d बराबर यहाँ पर मिलेगा 9। तो
तो डी बराबर कितना मिल रहा है 9/6। ये कट जाएगा 3 बार में, 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6। तो डी बराबर हमें 3/2 मिला है और ए बराबर 5 दिया है। तो हम ज्ञात कर सकते हैं जो द्वितीय पद है और तृतीय पद है। अतः रिक्त पद ए प्लस टी बराबर, ए जो है वो 5 है धन डी जो है वो 3/2 है। ऐसे सरल करें तो 2 का गुणा 5 के साथ होगा तो 10 धन 3 पूरे पे बटा 2 हो जाएगा, और इसे अगर और सरल करेंगे तो ये 13/2 मिलेगा हमें। तथा तृतीय पद ज्ञात करना है तो ये है a प्लस 2d बराबर 5 धन 2 गुणित 3/2, 2 से 2 कट जाएगा और फिर 5 धन 3 बचेगा, है ना। यहाँ 1 बचा है, 3 का गुणा 1 के साथ हुआ तो 3 ही, और 5 धन 3 करेंगे तो 8। तो रिक्त पद हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो चलिए अब इसमें आप बताइएगा कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से हम ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। तो ऐसे भी हल कर लेते हैं। माना ऋण 4 कॉमा रिक्त स्थान फिर रिक्त स्थान फिर रिक्त स्थान फिर रिक्त स्थान 4 बार है, कॉमा 6। ये है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस 5d तक जाएंगे क्रमशः। a कॉमा a प्लस d कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा a प्लस 4d कॉमा और या तथा a प्लस 5d के रूप में समांतर श्रेणी में है। यहाँ a बराबर दिया है ऋण 4 तथा a प्लस 5d बराबर दिया है 6। ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ऋण 4 धन 5d बराबर 6, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा तो 5d बराबर 6 धन 4, तो 5d बराबर कितना मिल रहा है हमें 10। तो d बराबर कितना आ जाएगा 10/5। इससे ये कट जाएगा कितने बार 2 बार में। तो d बराबर हमें 2 मिल गया। तो हम सारे जो रिक्त पद हैं वो ज्ञात कर सकते हैं। a भी हमें ज्ञात है और d भी हमने ज्ञात कर लिया। अतः रिक्त पद पहला a प्लस डी निकालें तो ऋण 4 धन 2 बराबर, यहाँ ऋण 2 मिल जाएगा हमें। a प्लस 2d हमें ज्ञात करना है तो ऋण 4 गणित 2 धन है धन 2 गुणित 2 बराबर, यहाँ ऋण 4 और ये धन में 4 मिल जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 0। a प्लस 3d ज्ञात करना है हमें तो ऋण 4 धन 3 गुणित 2 बराबर, ऋण 4 है धन 3 दूनी 6। यहाँ धन जो है वो बड़े अंक के साथ है तो इसलिए जो उत्तर मिलेगा हमें वो धनात्मक मिलेगा। a प्लस 4d अगर करें तो ऋण 4 धन 4 गुणित 2 बराबर, ऋण 4 धन 2 चौक 8, 8 ऋण 4 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 4। तो जितने भी रिक्त स्थान थे उन्हें हमने ज्ञात कर लिया। तो अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी सेम वैसे ही हल करेंगे। माना ये है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस 5d। माना
रिक्त स्थान 38, फिर रिक्त स्थान, फिर रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, फिर -22, क्रमशः a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा a प्लस 4d और a प्लस 5d के रूप में समांतर श्रेणी में है। यहाँ देखिए a प्लस डी दिया हुआ है, कितना है 38। इसे बना लीजिए समीकरण नंबर 2, सॉरी समीकरण नंबर 1, और a प्लस 5d दिया है तथा a प्लस 5d बराबर ऋण 22। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में अगर समीकरण 2 को घटा दो तो a से a जो है वो कैंसिल हो जाएगा और d का मान हमें मिल जाएगा। तो यही करेंगे, समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 करने पर, तो a धन d बराबर 38, a धन 5d बराबर ऋण 22। घटा रहे हैं तो चिन्हों को बदलेंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ऋण 5d में से अगर एक d को निकाल दो तो ऋण 4d मिलेगा हमें, और यहाँ भी धन है यहाँ भी धन है तो जुड़ेगा, तो यह आ जाएगा हमारा 60। तो d बराबर ऋण 4 जो है वो गुणे में है, इधर आके बटे में हो जाएगा, और 4 से अगर इसे काटेंगे तो ये 15 बढ़ जाएगा, और उत्तर क्या मिलेगा हमें ऋण 15। तो d हमने ज्ञात कर लिया है। d का मान अगर हम समीकरण 1 या 2 में रखें तो a का भी मान पता चल जाएगा, तो यही काम करेंगे। मैं समीकरण 1 में मान रख देता हूं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a धन d जो है वो ऋणात्मक है तो कोष्टक में रखेंगे बराबर 38, तो a प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 15 बराबर 38, -15 को इधर लाएंगे तो 38 धन 15, और अगर इसे जोड़ा तो ये आ जाएगा हमारा, सॉरी 53 आएगा। तो 53 a बराबर 53 आ गया और d बराबर ऋण 15। अब हम रिक्त पद जो भी दिए हैं उन्हें ज्ञात कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। अतः रिक्त पद जो कि पहला है a बराबर 53, और फिर a प्लस 2d हमें ज्ञात करना है, तो a धन 2d बराबर 53 धन 2 गुणित ऋण 15 बराबर 53, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 15 दूना 30, और इससे अगर घटाएंगे 53 में से 30 को तो हमें मिलेगा 23, और फिर हमें ज्ञात करना है a प्लस 3d बराबर 53 धन 3 गुणित ऋण 15। इसे अगर सरल करें तो 53 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 15 तिया 45 बराबर 53 ऋण 45 अगर करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 8, और फिर a प्लस 4d बराबर 53 धन 4 गुणित ऋण 15 करना है हमें, 53 प्लस माइनस का माइनस और 15 चौका 60, और ऋण 60 अर्थात जो ऋण है वो बड़े अंक के साथ है, और जब घटाएंगे तो ऋणात्मक हमें मिलेगा, जो भी मान मिलेगा तो ऋण 7 आ जाएगा। तो जो भी रिक्त स्थान थे उन्हें हमने ज्ञात कर लिया है। तो ये प्रश्न हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है एपी 3,8,13,18 का कौन सा पद 78 है। तो पहले प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। यहाँ एक समांतर श्रेणी दी है, अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, और उसका कौन सा ऐसा पद होगा जो 78 होगा। तो इससे समझ लेते हैं। पहले यहाँ देखिए दिया है 3, 8, 13 और 18। इसी में आगे चलकर ऐसा कौन सा स्थान आएगा जहां पर 78 होगा।
उस स्थान का हमें मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ प्रथम पद दिया है 3, और अगर हम सार्वंतर निकालेंगे तो आ जाएगा 5। अब जो 78 है उसी को हम अगर an मान लें, अंतिम पद मान सकते हैं, क्योंकि इसी पर तो खत्म हो जा रहा है ना। यही तो पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है, तो 78 ही लास्ट में आएगा इसमें। यहाँ पर ये मान सकते हैं कि an जो अंतिम पद होगा वो 78। तो बस इतना ही काम करना है और हम इसे ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको कि an बराबर मैं 78 क्यों ले रहा हूं। चलिए हल करते हैं इससे। दिया है प्रथम पद a बराबर 3, सारवंतर d बराबर a2 माइनस a1 करते हैं तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। माना समांतर श्रेणी का अंतिम पद an बराबर 78। चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद, अब फॉर्मूला वही लगाएंगे, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ an हमें ज्ञात है 78 बराबर प्रथम पद ज्ञात है 3। पदों की मतलब कौन सा स्थान आएगा वो हमें बताना है ना। तो n हमें बताना है पदों की संख्या में ऐसा कौन सा स्थान आएगा जब 78 आएगा इसमें। तो n हमें ज्ञात नहीं है तो उसे वैसे ही रहने देते हैं, और d हमने ज्ञात किया 5। तो 78 बराबर 3 धन 5 का अगर n के साथ गुणा हुआ तो 5n, 5 का गुणा अगर ऋण 1 के साथ हुआ तो ऋण 5। 78 बराबर 3 और ऋण 5 करेंगे तो 5n प्लस में है, पहले लिख लिया, और यहाँ पर क्या मिलेगा ऋण 2। इसे उठाकर इधर लाते हैं तो 5n बराबर 78, ऋण 2 इधर आके धन 2 हो जाएगा, तो 5n बराबर 80। तो n बराबर कितना मिलेगा 80/5। अब इसे अगर हम डिवाइड करें तो हमें उत्तर मिलेगा 5 1 के 5, 5 30। तो n जो है वो 16 मिला है, अर्थात nवां जो पद होगा अर्थात 16वां जो पद होगा वो कितना होगा 78 होगा। तो इस श्रेणी का 16वां पद कितना होगा 78 होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये। तो अब हम लिख सकते हैं अतः AP 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का 16वां पद 78 है। तो ये प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पदों की संख्या बतानी है हमें। यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ये समांतर श्रेणी है, इसमें प्रथम पद दिया है, सार्वंतर हम ज्ञात कर सकते हैं, अंतिम पद दिया है, पदों की संख्या बतानी है अर्थात n बताना है हमें, है ना। अंतिम पद दिया है अर्थात an दिया है, a दिया है और d दिया हुआ है, तो n हम आसानी से बता सकते हैं। तो हल करते हैं इसे भी। दिया है a बराबर 7, d बराबर अगर ज्ञात करना हो तो 13 ऋण 7 करेंगे, a2 माइनस a1 करना है, तो यहां से हमें मिल जाएगा 6। अंतिम पद आप यहां भी लिख सकते हैं प्रथम पद सार्वंतर, या ऐसे भी लिख सकते हैं अंतिम पद an बराबर दिया है 205, और पदों की संख्या यही तो बताना है हमें कितने पद हैं। पदों की संख्या जिसे हम डिनोट करेंगे यहाँ n से बराबर क्वेश्चन मार्क। चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए 205 बराबर 7 धन n हमें ज्ञात करना है और d हमें पता है 6। इसे सरल करें तो 205 बराबर
6 का गुणा अगर n के साथ होगा तो +6n, 6 का मल्टीप्लाई अगर -1 के साथ होगा तो -6, तो 205 बराबर 7 ऋण 6 करेंगे तो 1 मिलेगा धन में, तो 6n+1, इसे उठा के इधर लाते हैं तो 6n बराबर 205 -1 हो जाएगा, 6n बराबर कितना मिलेगा 204, तो n बराबर कितना आ जाएगा 204/6। अगर डिवाइड करें तो 6 तिरक 18, 6 चौक 24, तो पदों की संख्या कितनी है इस श्रेणी में 34। ठीक है, लिख सकते हैं अतः दी गई समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 34 है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 18, 15 = 1/2, 13 और अंतिम पद दिया है ऋण 47। तो यहाँ पर प्रथम पद दिया है, सार्वंतर हम ज्ञात कर सकते हैं, अंतिम पद दिया है। देखिए मैंने आपको बताया था जब पिछली प्रश्नावली पढ़ाया था उसके स्टार्टिंग में ही जब कॉन्सेप्ट समझा रहा था उसी टाइम बताया था यदि अंतिम पद दिया होता है तब भी हम किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात n ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। तो जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है a बराबर 18, d बराबर a2 - a1 करेंगे तो 15 सही 1/2 ऋण 18 करेंगे। इसे और सरल करें तो 15 दूना 30 और 1 31/2 ऋण 18। इसे और सरल करें तो 2 का 18 में गुणा होगा तो 31 ऋण 36 हो जाएगा पूरे पे बटा 2, और ऋण 36 में से अगर 31 को निकालेंगे तो ऋण 5 बचेगा और ऋण 5/2। तो डी हमने ज्ञात कर लिया। और क्या पता है हमें an बराबर कितना दिया है ऋण 47, और हमें ज्ञात क्या करना है n पदों की संख्या, चूंकि an बराबर a + n - 1 × d। an दिया हुआ है ऋण 47 से, बराबर a जो है वो 18 है, n हमें ज्ञात करना है, और d जो है वो कितना है ऋण 5/2। अब देखिए इसे अगर सरल करें तो ऋण 5/2 का गुणा मैं बारी बारी से इसमें कर सकता हूँ, या तो देखिए अब उससे थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। अब और सरल तरीका है, यहाँ से 2 को मुझे हटाना है तो 2 का गुणा जो है 18 के साथ भी होगा और बराबर के इधर जो है ऋण 47 इसके साथ भी हो जाएगा, तो 2 हट जाएगा। तो ऋण 47 के साथ अगर 2 का गुणा करूंगा तो यह जाएगा ऋण 94 बराबर 18 दूना होता है 36 धन यहाँ n-1 और बाहर कितना बचेगा ऋण 5, है ना, 2 हट गया, और फिर ऋण 94 बराबर 36। अब कर लेते हैं गुणा। ऋण 5 का गुणा अगर धन n के साथ करूंगा और फिर ये जब बाहर आएगा तो फिर ऋणात्मक ही हो जाएगा ना, धन ही है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं ऋण 5n, और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो धन और धन ही होगा 5। अब इसे और सरल कर सकते हैं, ऋण 94 बराबर यहाँ ये धनात्मक है ये भी धनात्मक है तो जुड़ेगा 41 हो जाएगा, तो 41 ऋण 5n। अब ऋण 5n को इधर लाते हैं और ये धनात्मक हो जाएगा, और इसे उठा के इधर करेंगे तो ये भी धनात्मक हो जाएगा, तो 5n धनात्मक हो गया। यहाँ 41 पहले से ही है और इसे उठा के इधर करेंगे तो धन 94 हो जाएगा, तो 5n बराबर हमें मिलेगा 135। तो n बराबर ये गुणे में है, इधर आके बटे में हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सते 35, जैसे ये कैंसिल हो गया। तो आप लिख सकते हैं अतः समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है 27 है। तो ये प्रश्न हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद ऋण 150 है, क्यों? अगर है तो क्यों ये बताना है हमें, तो हल करके ही बता सकते हैं इसे। अब यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी दिया हुआ है ऑलरेडी, हमें बस बताना है कि ऋण 150 जो है वो इसका कोई पद है या नहीं है। तो सेम वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, an = a + n - 1 × d। वहां अगर n जो ये कौन से स्थान पे आएगा तो n ही हमें ज्ञात करना है,
जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको, n जो है वो हमेशा धन पूर्णांक आएगा, ऋणात्मक नहीं आ सकता है। पदों की संख्या जो होगी वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है, हमेशा धनात्मक। अगर धनात्मक होगी प्लस भिन्न भी नहीं हो सकती है। ऐसा तो हम नहीं बोल सकते है ना कि 8 जो आ रहा है वो ढाई वाले भाग पे आ रहा है या ढाई वाले स्थान पे आ रहा है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। दूसरे स्थान पे आ रहा है ऐसा ही बोलेंगे ना। और जो 5 है वो तीसरे स्थान पे आ रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ना। तो फ्रैक्शन में हो सकता है, ना ही ऋणात्मक हो सकता है, अर्थात नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हल करते हुए और अच्छे से समझते हैं। दिया है, यहां प्रथम पद दिया है a बराबर 11, सारवंतर हम निकाल लेंगे। d बराबर 8 ऋण 11 बराबर, ऋण जो है वो बड़े अंक के साथ है तो इसलिए क्या आएगा, ऋण 3। और मान लेते हैं कि ये अंतिम पद है ना, इसी में आगे चल के इसे आना चाहिए, यही तो बोल रहा है। ऐसा ही एक प्रश्न हम हल कर चुके हैं 78 वाला। तो यहां मान लेते हैं, माना an या अंतिम पद बराबर 150। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा सकते हैं, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ an दिया है, an अर्थात हमने माना है कि 150 है, बराबर a जो है वो 11 है, n हमें ज्ञात करना है। कौन से स्थान पे आएगा ये 150, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस लिख लीजिएगा। n हमें ज्ञात करना है और d जो है वो ऋण 3 है। तो ऋण 150 बराबर 11, ऋण और धन का गुणा ऋण, और फिर जब कोष्टक खुलेगा तो यहाँ भी धन है तो धन और ऋण का गुणा ऋण ही आएगा, ऋण 3 है। ऋण और ऋण का गुणा धन, और धन जब कोष्टक खुलेगा ये तो ये यहाँ भी धन है तो धन में ही आएगा। तो 3 एकम 3, तो ऋण 150 बराबर 11 और 3 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 14। ऋण 3 है, इसे उठाकर इधर लाते हैं और इसे उठाकर इधर कर लेते हैं। तो ये इधर आएगा तो 3n हो जाएगा प्लस में, और 14 यहाँ ऑलरेडी प्लस में है, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा 150। तो 3n बराबर कितना मिल रहा है, ये दोनों जुड़ेगा तो 164 हमें मिलेगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 164/3। अब देखिए डिवाइड होगा, नहीं होगा ना, 3 पचे 15 और फिर यहाँ 1 बचेगा तो 3 चौक 12, तो दशमलव में आएगा, अर्थात या तो भिन्न में लिख सकते हैं या तो दशमलव में। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो n पदों की संख्या होती है या जो स्थान होता है वो हमेशा धन पूर्णांक होता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता, न तो भिन्न हो सकता है। अर्थात जो ऋण 150 है वो इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं है ना। किंतु यही लिखेंगे हम, किंतु n धन पूर्णांक होना चाहिए, अतः ऋण 150 दी गई समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। तो ये प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। चलिए ऐसे प्रश्न लगाने में बड़ा मजा आता है। देखिए कैसे, यहाँ जो दिया हुआ है वो है A11 इज इक्वल टू 38। तो अब देखिए A11 को हम लिख सकते हैं, n की जगह हमें क्या रखना है, 11 माइनस 1 इंटू डी, यही करेंगे। और फिर यहाँ से क्या मिलेगा, a प्लस 10d, यही मिलेगा। ये बराबर कितना दिया है, 38। तो यहाँ से समीकरण 1 हो जाएगा। फिर आगे दिया है कि 16वां पद, तो 16वां पद है तो 1 घटा के लिख लीजिए। जैसे 11वां पद था तो 10d लिखा था, 16वां पद कितना होगा, 15d, बराबर कितना दिया है, 73, है ना। तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मिल जाएगा। यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू मिल जाएगी। फिर d की वैल्यू को हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी।
उसी की सहायता से हम 31वां पद बता सकते हैं A31 करके। ए और डी की वैल्यू रख देंगे तो पूरा हमें पता चल जाएगा। तो चलिए हल करते हुए अच्छे से समझ लेते हैं इसे। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। प्रश्नानुसार A11 बराबर दिया है कितना, 38। A11 को हम लिख सकते हैं A11 इज इक्वल टू A प्लस, अभी मैंने बताया आपको n की जगह हमें 11 रखना है, 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर A प्लस 10D बराबर 38। इसे बना लीजिए समीकरण नंबर 1। तथा आगे दिया है 16वां पद, तो A16 बराबर दिया है 73। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस, जैसा कि यहाँ हमने हल किया था, 15D इज इक्वल टू 73। इसे बना लीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए। A वाले जो पद हैं वो समान है, तो घटाएंगे तो कट जाएगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, तो ये दिया है A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। घटा रहा है तो यहाँ प्लस है माइनस होगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस जो है वो बड़े अंक के साथ है, जब घटाएंगे तो माइनस भी उतरेगा, है ना, और 5D आ जाएगा आंसर। और -73, यहाँ भी माइनस जो है वो बड़े अंक के साथ है, जब घटाएंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा -35। अब देखिए दोनों साइड माइनस है तो प्लस कर सकते हैं इसे, तो D इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो D बराबर कितना मिला, 7। तो D का मान मिल गया। अब D का मान चाहे हम समीकरण 1 में रखें या फिर समीकरण 2 में रखें, हमें A की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और चलिए इसे अगले पेज पे हल कर लेते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 जो है वो था A प्लस 10D, तो A प्लस 10 इंटू 7, D की वैल्यू रख लेंगे बराबर 38। आप इसे सरल करें तो A प्लस यहाँ पर 70 इज इक्वल टू 38, तो A इज इक्वल टू 38, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा 70। A बराबर 38 माइनस 70 करेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर -32। तो A का मान मिल गया और D का मान मिल गया, तो हम ज्ञात कर सकते हैं 31वां पद। अब समांतर श्रेणी का 31वां पद A31 बराबर, A जो दिया है वो ऋण 32 धन n की जगह हमें 31 रखना है, ऋण 1 कोष्टक बंद, और D जो है वो है 7। अब इसे सरल करें तो A31 बराबर ऋण 32, यहाँ पर 30 आ जाएगा, धन 30 गुणित 7, तो A31 बराबर ऋण 32, 7 तिरिक 21 अर्थात 210 यहाँ पर मिल जाएगा। 210 में अगर 32 को घटाएंगे तो धन जो है वो बड़े अंक के साथ है, तो जो उत्तर मिलेगा वो भी कितना मिलेगा, धनात्मक ही मिलेगा, 178। तो जो 31वां पद है वो कितना होगा, 178 होगा। हम लिख सकते हैं अतः समांतर श्रेणी का 31वां पद 178 है। तो ये प्रश्न भी हल हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
10वां प्रश्न है, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रश्न को आपको समझा देता हूँ बढ़िया से, उसके बाद हल करेंगे। यहाँ दिया है एपी में 50 पद हैं, अर्थात पदों की संख्या दी है 50। एन बराबर कितना दिया है? 50। तीसरा पद है A3 इज इक्वल टू 12 दिया है, और फिर अंतिम पद दिया है। अंतिम पद AN इज इक्वल टू 106, या फिर हम लिख सकते हैं इसे, एन हमें पहले से ही पता है तो A50 इज इक्वल टू कितना दिया है? 106। ठीक है, तो इसी की सहायता से, ये जो दिया हुआ है इसी की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और जैसे ही है ए और डी की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, 29वां पद हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हल करते हुए अच्छे से समझते हैं इसे। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। प्रश्नानुसार तीसरा पद A3 बराबर 12 तथा अंतिम पद, जैसा कि मैंने कहा, एन एन हमें ऑलरेडी पता है कितना है? 50। तो A50 बराबर 106। अब ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, चूंकि पदों की संख्या n बराबर 50 ये दिया हुआ है, तो यहां से A3 बराबर मैं लिख सकता हूं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, बराबर कितना दिया है? 12, यही दिया। तो A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना मिल रहा है हमें? 12। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। और A50 इज इक्वल टू 106 दिया, तो A50 इज इक्वल टू A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर 106 है। तो A प्लस 49 डी का मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 106। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा लीजिए, तो ए से ए कट जाएगा और डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यही करना है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो a प्लस 2d बराबर 12 और a प्लस 49d बराबर 106। घटा रहे हैं तो चिन्हों को बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। -49 में से अगर +2 निकालेंगे तो माइनस में ही हमें आंसर मिलेगा, और कितना आ जाएगा? 47। डी इज इक्वल टू, यहाँ भी माइनस जो है वो बड़े अंक के साथ है, जब घटाएंगे हम तो जो उत्तर मिलेगा वो ऋणात्मक ही मिलेगा, अर्थात -94। दोनों साइड माइनस है तो प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ से डी बराबर हमें कितना मिला? 47 जो है वो मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 94/47। और ये जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स आएगा, तो डी बराबर कितना मिला? 2। अब डी का मान हम चाहे समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, तो हमें ए का मान प्राप्त हो जाएगा, और उसी की सहायता से हम 29वां पद ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगले पेज पे इसे लिख लेते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a प्लस 2 इंटू 2d ही था ना, तो 2 और d की वैल्यू जो है वो 2 है, इज इक्वल टू 12 ये दिया है, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 12। तो a बराबर 4 इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो a बराबर कितना मिल रहा है हमें? 8। अब a का मान पता चल गया है, d का मान पता चल गया है, तो 29वां पद ज्ञात कर सकते हैं। अब समांतर श्रेणी का
29वां पद A29 बराबर A जो है वो कितना है 8 प्लस n की जगह 29 रखना है -1 और d जो है वो 2। अब इससे सरल करें तो 8 धन यहाँ 28 गुणित 2। इसे और सरल करें तो 8 धन 28 दुना 56 और 56 में अगर 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 64। तो A29 बराबर कितना मिल रहा है 64। अतः समांतर श्रेणी का 29वां पद 64 है। यह प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है उस समांतर श्रेणी का 18वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 3n-4 है। इसी प्रकार का प्रश्न हमने जो प्रश्न संख्या 1 था और 2 था तो उसे भी हल किया था, उसी प्रकार से ये भी हल होगा। दिया है समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर 3n-4, इसलिए 18वां पद बराबर n की जगह हमें क्या रख देना है 18, तो 3 गुणित 18 ऋण 4। अब इसे अगर सरल करें तो 18 यही होता है 54 ऋण 4 बराबर 50। अतः समांतर श्रेणी का 18वां पद 50 है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 तथा सारवंतर 8/3 है। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात a = 5 दिया है, d = 45 दिया है, सॉरी d नहीं, an = 45 दिया है और d = 8/3 दिया है। हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है अर्थात n ज्ञात करना है ना। तो हल करते हैं इसे। दिया है प्रथम पद a बराबर 5, अंतिम पद an बराबर 45, सारवंतर d बराबर 8/3। पदों की संख्या में ज्ञात करनी है। पदों की संख्या n बराबर पश्चिमा, चूंकि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर an हमें पता है 45 बराबर a बराबर 5 दिया है, n हमें ज्ञात करना है और ये दिया है 8/3 d, है ना। अब 3 को अगर यहाँ से हटाना है तो 3 का गुणा 5 के साथ भी होगा और 3 का गुणा बराबर के इधर भी होगा। तो 45 का अगर 3 में गुणा करते हैं हम तो ये आ जाएगा 135 बराबर 5 का गुणा अगर 3 में करते हैं तो 15 धन यहाँ n-1 ब्रैकेट में है और बाहर क्या मिलेगा 8। इसे और सरल करें तो ये 15 धन 8 का गुणा अगर n के साथ हुआ तो 8n और 8 का गुणा ऋण 1 के साथ हुआ तो ऋण 8। तो 135 बराबर 15 ऋण 8 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7। तो 8n प्लस में 7 मिलेगा क्योंकि प्लस जो है बड़े नंबर के साथ है। अब प्लस 7 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 8n प्लस में है, 135 के साइड में ला रहा हूँ, प्लस 7 का तो -7 हो जाएगा। तो 8n बराबर कितना होगा 135 में अगर 7 को घटाएंगे तो 128 मिलेगा। अब इसे अगर और सरल करें हम तो n बराबर क्या मिलेगा 8 जो है वो गुणे में है, इधर आके बटे में हो जाएगा तो 128/8। और अगर इसे काटें तो 8 एकम 8 और 8 छंग 48। तो पदों की संख्या कितनी मिल रही है 16। अतः समांतर श्रेणी
में पदों की संख्या 16 है। अब चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। 13वां प्रश्न है, यदि a+1, 3a+4a+2 किसी समांतर श्रेणी के प्रथम श्रेणी के प्रारंभ से 3 क्रमागत पद हो तो इसका 5वां पद ज्ञात कीजिए। पहले समझा देता हूं प्रश्न को, उसके बाद हल करते हैं। देखिए यहां दिया है कि a+1, 3a और 4a+2 समांतर श्रेणी में है, अर्थात इनका जो सारवंतर निकलेगा वो बराबर होगा। मान लेते हैं कि ये a1 है, a2 है और a3 है। तो पहले क्या करेंगे, a2 माइनस a1 कर लेंगे। ये किसके बराबर आएगा, a3 माइनस a2 के बराबर होना चाहिए, तभी तो ये समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ a2 क्या दिया है, 3a माइनस a1 जो है वो a+1 है, तो ब्रैकेट में रख लेते हैं क्योंकि बाहर माइनस लगा है। यहाँ a3 जो है वो 4a+2 है, ये माइनस a2 कितना दिया है, 3a। ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही पद है। इसे सरल कर ले तो 3a माइनस और प्लस का गुणा माइनस a, माइनस और प्लस का गुणा माइनस a बराबर 4a+2 ऋण 3a है। अब इसे और अगर सरल करें तो यहाँ हमारा 2a बचेगा ऋण 1 बराबर, यहाँ 4a है और ऋण 3a है। अगर घटेगा तो धन 1a बचेगा, या तो फिर a+2 लिख सकते हैं। अब इसे अगर सरल करें और तो जो चर राशियां हैं उसे एक तरफ रखेंगे और अचर राशियों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इसे उठा के इधर करते हैं तो 2a ये इधर आके माइनस a हो जाएगा और 2 यहाँ ऑलरेडी है, ये इधर आके कितना हो जाएगा, +1। तो यहाँ से a बराबर हमें क्या मिल गया, 3। अब देखिए ये तो प्रथम पद हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ समांतर श्रेणी जो दिया है उसमें प्रथम पद क्या है, a+1 है। तो यहीं पर आप मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो समांतर श्रेणी बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर a की वैल्यू अगर इसमें रखूं तो 3 धन 1 3 गुणित 3 4 गुणित 3 धन 2। तो जो प्राप्त समांतर श्रेणी है वो क्या होगा, 4 9 और यहाँ 12 धन 2 14, है ना। अब यहाँ से अगर हमें 5वां पद ज्ञात करना है, अर्थात इसमें जो 5वां पद आएगा तो d का ज्ञात होना हमें आवश्यक है ना। तो यहाँ 4d अगर ज्ञात करें तो 5 आएगा, और फिर अगर 5वां पद a5 ज्ञात करना है तो a5 को हम क्या लिख सकते हैं, a+4d लिख सकते हैं। तो a हमें पता है कौन सा है, 4 है, तो यहाँ 4 रखना होगा। आपने जो ये ज्ञात किया है 3, इसे रख देंगे तो उत्तर गलत आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डिटेल में आपको समझाया। तो चलिए हल करेंगे और बढ़िया तरीके से समझ लेंगे फिर। दिया है समांतर श्रेणी के प्रारंभ के 3 क्रमागत पद, 3 क्रमागत मतलब लगातार पद दिए हैं, क्रमागत पद क्रमशः a+1, 3a तथा 4a+2 है, तब सारवंतर d बराबर, जैसा कि मैंने बताया आपको, a2 माइनस a1, 3a माइनस a+1 बराबर किसके होगा, a3 माइनस a2 के, 4a+2 माइनस 3a के। अब यहीं से इसे सरल कर लेते हैं तो 3a माइनस और प्लस का गुणा माइनस a माइनस 1 बराबर 4a धन 2 ऋण 3a। यहाँ सरल करेंगे तो 2a माइनस 1 मिलेगा और यहाँ सरल करेंगे तो a+2 मिलेगा। a को इधर लाते हैं तो 2a माइनस a इज इक्वल टू -1 इधर जाएगा, 2 + 1 a इज इक्वल टू 3 मिल गया। अतः समांतर श्रेणी क्रमशः, अब देखिए पहले समांतर श्रेणी बना ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ a+1 है प्रथम पद, जो हमने निकाला है वो नहीं है ना। तो पहले समांतर श्रेणी लिख लेते हैं हम। तो a+1 करेंगे तो 3 + 1,
3 into 3 तथा 4 into 3 + 2 है, या लिखना चाहे तो 4, 9, 4 3 12 + 2 14। ठीक, डॉट 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 आगे भी चलेगा। अब हमें ज्ञात करना है समांतर श्रेणी का पांचवा पद, तो उसके लिए हमें क्या ज्ञात होना आवश्यक है? सार्वंतर का। सार्वंतर d बराबर 9 ऋण 4 बराबर 5। अब समांतर श्रेणी का पांचवा पद a5 = a + 4d। अब यहाँ पर a जो है प्रथम पद वो कितना है? 4। तो बस यही रखना है आपको। अगर 3 रख देंगे तो गलत आएगा आंसर आपका, हो सकता है बाय मिस्टेक आप रख दें, तो इसीलिए इतना मैंने अलग से हल किया। +4 × 5 = 4 + 5 4 = 20, और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। तो पांचवा पद कितना होगा? 24। आप चाहे तो लिख सकते हैं। अतः समांतर श्रेणी का पांचवा पद 24 है। ठीक है, 13वां प्रश्न हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है 3, 5, 7, 9 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रथम पद दिया है, सार्वंतर निकाल सकते हैं, उसके बाद हम आसानी से 10वां पद ज्ञात कर सकते हैं, है ना? तो चलिए हल करते हैं इसे। दिया है प्रथम पद a बराबर 3, सार्वंतर d बराबर a2 - a1 करते हैं, तो 5 - 3 = 2। 10वां पद हमें ज्ञात करना है, बराबर प्रश्नमार्क। चूंकि nवां पद an = a + n - 1 × d होता है, इसीलिए 10वां पद a10 = a3 दिया है, प्लस n की जगह हमें 10 रखना है, -1 × d की जगह 2 आ गया। इसे सरल करें तो 3 धन यहाँ 9 मिलेगा, 9 × 2, 3 धन 18 यहाँ पर आ जाएगा। 18 में 3 को अगर जोड़ें तो 21 आ जाएगा। तो a10 बराबर कितना मिल रहा है हमें? 21। अतः समांतर श्रेणी का 10वां पद 21 है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी वैसा ही प्रश्न है। 15वां प्रश्न है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो जो जो दिया है वो नोट कर लेते हैं। दिया है प्रथम पद a बराबर 21, सार्वंतर d बराबर 18 ऋण 21 करेंगे, तो यह हमें मिल जाएगा ऋण 3, क्योंकि ऋण जो है बड़े अंक के साथ है। हमें 15वां पद ज्ञात करना है। 15वां पद बराबर प्रश्नमार्क। चूंकि nवां पद an बराबर a + n - 1 × d, तो इसलिए 15वां पद a15 = a दिया है 21, n की जगह हमें 15 रखना है, -1, और d की जगह -3। तो इसे सरल करें तो 21 यहाँ प्लस है, सॉरी, और 21 प्लस ये घटेगा तो 14 आ जाएगा, गुणित ऋण 3 है, बराबर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, यहाँ माइनस लिख देंगे, और 14 3 सा होता है 42। अब अगर इसमें घटाया जाए तो ऋण जो है वो बड़े अंक के साथ है, इसलिए ऋण में आएगा उत्तर।
तो ऋण 21। तो इसका भी उत्तर पता चल गया। A15 अर्थात जो 15वां पद है वो कितना है, ऋण 21 है। अतः समांतर श्रेणी का 15वां पद ऋण 21 है। चलिए ये प्रश्न भी हल हो गया। अगला प्रश्न देख लेता। 16वां प्रश्न है, श्रेणी 4, 7, 10, 13 का 25वां तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। 25वां ज्ञात करना है और nवां पद ज्ञात करना है। तो हल करते हुए अच्छे से समझ लेते हैं। 25वां पद तो सेम वैसे ही हल करेंगे और nवां पद भी वैसे ही हल करेंगे जैसा हल करते आए हैं अभी जो दो प्रश्नों को हल किया हमने। तो जो जो दिया है वो नोट कर लेते हैं। पहले दिया है प्रथम पद a बराबर 4, सारवंतर d बराबर 7 ऋण 4 बराबर 3 आ जाएगा। हमें 25वां पद ज्ञात करना है बराबर क्वेश्चन मार्क, और nवां पद भी ज्ञात करना है तो क्वेश्चन मार्क। चूंकि अब पहले 25वां पद निकाल लें, या चलिए फॉर्मूले से ही शुरुआत करते हैं। चूंकि nवां पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसीलिए 25वां पद a25 बराबर a की जगह 4 रखेंगे, धन n की जगह 25 रखना है, ऋण 1, और d हमने ज्ञात किया 3। इसे सरल करें तो 4 धन यहाँ 24 गुणित 3 आ जाएगा। तो 4 धन 24 का अगर 3 में गुणा किया तो 72, और 72 धन 4 करेंगे तो 76 आ जाएगा। तो a25 जो हमने ज्ञात किया है वो 76 आ गया, तथा nवां पद an बराबर, अब देखिए प्रथम पद हमें ज्ञात है कितना है, 4 धन n हमें ज्ञात नहीं है, अर्थात nवां पद ही ज्ञात करना है तो n को n ही रहने देंगे, और d हमें ज्ञात है 3। इसे सरल कर लेते हैं। तो 4 धन 3 का गुणा n के साथ हुआ तो 3n, ऋण 1 का गुणा अगर 3 के साथ हुआ तो ऋण 3। इसे और सरल करें तो 3n, 4 ऋण 3 करेंगे तो धन में 1 बच जाएगा। तो nवां जो अर्थात nवां जो पद है वो कितना आ रहा है, 3n प्लस 1। अतः हम लिख सकते हैं, अतः श्रेणी का 25वां पद 76 तथा nवां पद 3n प्लस 1 है। तो 16वां प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्न श्रेणी में कितने पद हैं। हमें पदों की संख्या बतानी है, अर्थात n हमें ज्ञात करना है। तो हल करते हैं सीधे इससे। दिया है प्रथम पद a बराबर 4, सारवंतर d बराबर 7 ऋण 4 बराबर 3। यहाँ अंतिम पद भी दिया है। अंतिम पद, अब पदों की संख्या अगर ज्ञात करनी होती है तो अंतिम पद का ज्ञात होना अति आवश्यक है। अगर नहीं ज्ञात होगा तो हम पदों की संख्या नहीं ज्ञात कर सकते, है ना, अगर अनंत तक हुई तो, इसलिए अंतिम पद देना आवश्यक है। तो an इज इक्वल टू दिया है, an इज इक्वल टू 148, और पदों की संख्या n बराबर हमें ज्ञात करना है। चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 148 बराबर a दिया है 4 धन n हमें ज्ञात करना है, और d 3 हमने निकाला हुआ है। इसे सरल करें तो 4 धन 3 का अगर n के साथ गुणा हुआ तो 3n, और फिर 3 का गुणा ऋण 1 के साथ हुआ तो ऋण 3। 148 बराबर 4
ऋण 3 करेंगे तो 1 बचेगा, तो 3n यहाँ ऑलरेडी है, धन 1 बच जाएगा, धन में बचेगा है ना, क्योंकि यहाँ धन जो है वो बड़े अंक के साथ है। इसे उठा के इधर करते हैं तो 3n बराबर हो जाएगा 148, ये इधर आके ऋण 1, तो 3n बराबर 147, तो n बराबर 147/3। काटेंगे तो 3 चौक 12 और 3 नवा 27, तो पदों की संख्या कितनी आ रही है 49। हम लिख सकते हैं अतः श्रेणी में पदों की संख्या 49 है। अब चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया, इसीलिए मैं पार्ट में डिवाइड करके, मैंने सोचा था कि 3 पार्ट में बनाऊंगा। अब देखिए अगर हो सकेगा तो 2 ही पार्ट में मैं इसे पूरा अपलोड कर दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। 18वां प्रश्न है, श्रेणी 13, 10, 7, 4 का कौन सा पद ऋण 59 होगा। अब यहाँ पर हमें जो बताना है वो nवां पद बताना है ना। तो इससे भी हल करते हैं हम। सब कुछ दिया हुआ है, प्रथम पद दिया है, सार्वंतर अगर पता चल जाए, और उसके बाद an = a + n - 1 × d का फॉर्मूला लगाते हुए हम ज्ञात कर लेंगे। और यहाँ पर अंतिम पद किसे मानेंगे हम, ऋण 59 को। ठीक है, तो दिया है a = डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्रथम पद वगैरह नहीं ना, 13, और d बराबर 10 ऋण 13 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा ऋण 3, और माना, अब यहाँ मान लेते हैं, माना श्रेणी का अंतिम पद बराबर ऋण 49, चूंकि an बराबर a + n - 1 × d। an हमने माना है ऋण 49 है, बराबर a जो है वो 13 है, धन n हमें ज्ञात करना है, और d हमने ज्ञात किया है ऋण 3 है। सरल करें तो ऋण 49 बराबर 13, ऋण 3 का अगर धन n के साथ होगा तो ऋण 3n, फिर जब कोष्टक खुलेगा तो यहाँ धन है, ऋण और धन का गुणा ऋण 3n ही आएगा। ऋण 1 का अगर गुणा ऋण 3 के साथ हुआ तो धन 3 आएगा, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो धन 3 का अगर धन के साथ गुणा होगा तो धन में ही आएगा 3। तो ऋण 49 बराबर 13, धन 3 करेंगे तो 16, और यहाँ कितना दिया है ऋण 3n। अब ऋण 3n को इधर लाते हैं तो ये धन में आ जाएगा, और इसे उठा के इधर करते हैं तो ये भी धन में आ जाएगा। इसे और सरल करें तो ये आ जाएगा 75। तो n बराबर कितना मिलेगा 75/3, और अगर इसे काटें तो 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, अर्थात जो 25वां पद होगा वो कितना होगा ऋण 59 होगा। हम लिख सकते हैं अतः, देखिए आप यहाँ चाहे तो ये भी लिख सकते थे, चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a + n - 1 × d, मैंने शॉर्ट में करा दिया। चाहे तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी समझ के लिए चाहे तो लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a + n - 1 × d। ठीक है, अतः श्रेणी का 25वां पद ऋण 59 होगा। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था जिसे हमने हल किया। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी जो वीडियो का एंड है उसके आपको राइट साइड में प्लेलिस्ट मिल जाएगा पूरे क्लास 10 का, जो राजीव प्रकाशन का मैंने जितने भी अपलोड किया हुआ है वीडियो, और लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा सब्सक्राइब का बटन। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।